आधी दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का सामना, फौरी इकदामात से मजीद नुकसान से बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना क्या नहीं चाहते दीगर ममालिक को भी हमारी जैसी सूरत हाल से वास्ता पड़े। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास से खिताब। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर इक़दामात। नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख़्वाह है। दुनिया को तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम नागुज़ीर। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव के दरमियान बाकू में मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, मशरिक़ वुस्ता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट के कामयाब इनेकाद पर सदर इल्हाम अलियव को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी दिफ़ाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में तस्वीराती शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। COP29 नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा को COP29 में पाकिस्तान पवेलियन के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगरी के हम मनसब से मुलाकात। हंगरी के वज़ीर दाखिला की आला सतह वफ़द को जल्द पाकिस्तान भिजवाने की यकीन दहानी। वफ़द गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS से मुतल्लिक़ मुआवनत फराहम करेगा। पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वफ़ूद के तबादले नागुज़ीर हैं। मोहसिन नकवी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर समाअत के बाद 8 नवंबर को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस ने काम करना शुरू कर दिया। मुतादिद मुकदमात आज ही निपटा दिए गए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त खारिज। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर नजरसानी केस गैर मौसर होने पर निपटा दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अदालत ने पार्लियामेंट की कानून साजी का इख्तियार तस्लीम कर लिया। हुकूमत की दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज के SE 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 94,000 से तजावुज कर गया। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों के समरात। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे की कमी। डॉलर 277 रुपये 63 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये और 85 पैसे पर बंद हुआ था। मुल्क की मईशत को टेक्नो मईशत में तब्दील करना जरूरी है। माशी तरक्की के लिए हमें अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना होगा। बरामदात का फरोग हुकूमत की तरजीह है। आबी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग देना वक्त का तकाज़ा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में बदउनवान अफसरान के खिलाफ घेरा तंग। करप्ट अफसरान और एहलकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान के चेयरमैन NHA को कार्रवाई के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन। बदउनवानी में मुलव्वस अफसरान को फारिग करें। तमाम सीटों पर अहल और काबिल अफसरान तैनात किए जाएं। अब्दुल अलीम खान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मजीद 2.5 लाख काश्तकारों के लिए किसान कार्ड की फराहमी का अमल शुरू। अब तक 4,85,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड मुहैया किए जा चुके हैं। पिछले 20 रोज में काश्तकारों में किसान कार्ड के जरिए 18 अरब रुपए की खाद और बीज की खरीदारी की।
غیر رجسٹرڈ VPNs کی بندش ملک کی سالمیت کے لیے وقت کی اہم ضرورت. بے تحاشا غیر قانونی URLs اور غیر اخلاقی مواد پھیلانے والی ویب سائٹس کو تصدیق کے بعد بلاک کیا جا رہا ہے. ان URLs اور ویب سائٹس کی فرانسک چھانبین کے بعد ہو شبہ انکشافات سامنے آئے ہیں. دہشت گرد VPNs کا استعمال کر کے اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں. دہشت گرد ان غیر قانونی VPNs کے ذریعے پروپیگنڈا اور جعلی معلومات کی تشہیر کر رہے ہیں. ذرائع PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس. الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. بیرسٹر گوہر نے جواب جمع کرانے کے لیے ایک بار پھر وقت مانگ لیا. الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی. دس سال پہلے فارن فنڈنگ کیس دائر کیا تھا. فارن فنڈنگ کیس میں بہت بڑے پیمانے پر بے قاعدگی ہوئی. اگر فارن فنڈنگ کیس پر عمل درآمد ہو جائے تو PTI کی ٹاپ لیڈرشپ جیلوں میں ہوگی. PTI کے جلسے میں امریکی جھنڈا لہرا کر غلامی کا ثبوت دیا. فلسطین اور لبنان میں نسل کشی پر PTI نے کبھی مذمت نہیں کی. PTI کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایکشن پلان پر عمل کا آغاز. ایجوکیشن سیکٹر میں غیر حاضر اساتذہ کے خلاف کارروائی شروع. ضلع ڈیرہ بگٹی میں 90 عادی غیر حاضر اساتذہ کو معطل کر دیا گیا. بلا امتیاز پورے صوبے میں عادی غیر حاضر اساتذہ کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل کی ملاقات. کراچی میں مختلف منصوبوں میں اماراتی کمپنیوں کی سرمایہ کاری پر گفتگو. کونسل جنرل نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے قومی دن پر تقریب میں شرکت کی دعوت دی. متحدہ عرب امارات اپنے قومی دن پر سندھ کی ثقافت کا دن بھی منائے گا. کونسل جنرل متحدہ عرب امارات. کراچی ایکسپو سینٹر میں 19 نومبر سے 4 روزہ آئیڈیاز نمائش کا آغاز. جدید اور روایتی دفاعی ساز و سامان، ہتھیاروں کے نظام اور گاڑیوں کی وسیع رینج کی نمائش کی جائے گی. مقامی اور بین الاقوامی مندوبین، سیکیورٹی تجزیہ کار، نمائش کنندگان اور اعلیٰ سطح پالیسی اور منصوبہ ساز نمائش میں شرکت کریں گے. سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. کراچی میں 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین اور 3 کونسلرز کی نشستوں پر مقابلہ ہو رہا ہے. پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گا. منی پور میں بھارتی فورسز کے جعلی مقابلوں کے باعث کشیدگی عروج پر. عیسائیوں اور اقلیتوں کے خلاف نسل کشی جاری. جیڈیبام میں 3 بچے اور 3 خواتین لاپتہ. 2 بوڑھے افراد کی تشدد شدہ لاشیں برآمد. اسرائیلی فورسز کے غزہ شہر، جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور نصیرات پناہ گزین کیمپ پر تازہ حملے. متعدد افراد زخمی، شہادتوں کا خدشہ. لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف علاقوں میں بھی صہیونی فورسز کی بمباری. متعدد افراد جاں بحق. جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران 6 اسرائیلی فوجی ہلاک. شری لنکا میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری. پارلیمنٹ کی 225 نشستوں کے لیے 8,800 امیدوار میدان میں. 1,71,00,000 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ذیابطیس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد ذیابطیس کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے. صحت مند طرز زندگی، باقاعدہ ورزش، متوازن خوراک، مناسب وزن برقرار رکھنے سے ذیابطیس پر قابو پانا ممکن ہے. ذیابطیس جیسے خاموش قاتل کے بوجھ کو کم کر کے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ذیابطیس کے عالمی دن پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام. پاکستان میں تقریباً 33 ملین شہری ذیابطیس کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ ذیابطیس کے 50% مریض اب بھی غیر تشخیص شدہ ہیں. عالمی دن کو منانے کا مقصد ذیابطیس اور اس کے روک تھام کے بارے میں آگاہی کے حوالے سے اجاگر کرنا ہے. حکومت ذیابطیس کے مریضوں میں اس بڑھتے اضافے پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ذیابطیس کے عالمی دن کے موقع پر پیغام. آج سے 3 روز تک باران رحمت کا امکان. مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج شام بالائی علاقوں میں داخل ہوگا.
خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں اور بلوچستان میں بھی بارش متوقع۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی T20 سیریز۔ پہلا میچ آج برسبین میں کھیلا جا رہا ہے۔ مقابلہ دن 1 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ گرین شرٹس ون ڈے سیریز کے بعد T20 سیریز بھی جیتنے کے لیے پرعزم۔ یوئیفا ویمنز چیمپئنز لیگ، اسپینش کلب ریال میڈرڈ کے نیدرلینڈز کے FC T20 کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 7 گول سے شکست۔ جرمن کلب وولفسبرگ نے ترکیہ کے گالاتا سے استنبول کو 5 گول سے مات دے دی۔ اور اٹلی میں سیزن کا اختتامی ٹینس ایونٹ ATP فائنلز، ورلڈ نمبر 2 جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے ناروے کے کیسپر روڈ کو ہرا دیا۔ اسپین کے کارلوس الکراز کی روس کے آندرے روبلیو کے خلاف کامیابی۔ Gioco partita incontro sarà السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی۔ ملک میں بگڑتی اسموگ کی صورتحال اور بدلتے موسم کا احوال لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ محفوظ مستقبل کے لیے ماحولیاتی تحفظ پر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ COP 27، 28 اور پیرس میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہا ہے۔ دنیا کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ باکو میں COP 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہارون الہی تور۔ It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mian Mohammed Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan. Your Excellency, you have the floor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ COP 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی برادری کی توجہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے سنگین خطرات کی جانب مبذول کروائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی چیلنج کے طور پر ابھرا ہے جس کا تنہا مقابلہ کرنا کسی بھی ملک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ 10 years ago in Paris, we had failed to stop the rise in emissions and catastrophic global warming. COP 29 make this understanding loud and clear that we will have to fulfill those financial pledges committed in COP 27, COP 28. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی کی شدید متاثر ہونے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ سال 2022 میں پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے پاکستانی معیشت کو $30 ارب کا نقصان پہنچا۔ Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. Almost 1,700 people died. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان متبادل توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے۔ My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. At the same time,
Pakistan is going to go through a renewable energy revolution. Last year, Pakistan presented a comprehensive national adaptation plan. And this year, we have developed our national carbon market framework. But we cannot do it alone. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। अगर हमने बरवक्त इक़दामात न किए तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने COP29 से इंतहाई मुदल्लल और जामे खिताब किया। वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया कि वो कर्ज़ों में जकड़ी तरक्की पजीर मईशतों की मदद के लिए आगे बढ़े। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बाकू, आज़रबाईजान। तासिम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव और चीन के नायब वज़ीर आज़म डेंग शुशियांग ने भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताउन को वसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास की इस रिपोर्ट में। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत की और कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं को माहौलियाती तब्दीली में मुज़र असरात के खतरे से दो चार पाकिस्तान की मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म वतन रवाना हुए तो बाकू एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद अमदोव ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को रुखसत किया। COP29 के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बाकू में वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट के कामयाब इनकाद पर सदर अलीयोव को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाने के लिए सदर अलीयोव के विजन और आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान और आलमी बरादरी के साथ माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक चैलेंजेस पर काम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और दीगर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल करते हुए पाकिस्तान आज़रबाईजान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस इक्तिसादी और दिफाई ताउन में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने और अवामी रवाबित के साथ साथ सकाफती ताल्लुकात की मजबूती के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में सरमायाकारी और तिजारत को तेजी से आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई और वफूद के तबादले पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के नायब वज़ीर आज़म डेंग शुशियांग ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के माबैन दो तरफा ताउन के फरोग पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज हो चुका है। मुलाकात में चीनी शहरियों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लिए हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने और दोनों ममालिक के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक चीन ताउन में वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए माहौलियाती मदद नागुज़ीर है। बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पेश की इत्तला और बढ़ते दर्जा हरारत से मुतालिक इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक $100 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करें। रिपोर्ट कर रही हैं नम्रा सुहेल। इसहाक़ डार ने कहा कि दुनिया को आलमी हिद्दत में इजाफे का बड़ा चैलेंज लाहक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। महदूद वसाइल के बावजूद मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पुरअज़्म है। Despite our limited resources, Pakistan is committed to climate action and has set very ambitious goals. Our pledge to reduce projected greenhouse gas emissions by 50% by 2030 comprises a 15% reduction through national efforts and an additional 35% contingent on international support. Initiatives include the Green Pakistan Project, an electric vehicle policy, a large-scale mangrove rehabilitation project, and BRT mass transit systems across major cities. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि 2022 के तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान का 30 अरब से ज़ायद डॉलर का माली नुकसान हुआ। पेश की इतलात का मौसर निज़ाम मुयस्सर होता तो बड़े पैमाने पर सैलाबी तबाही से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग नागुज़ीर है। We urgently call on developed nations to honor their $100 billion climate finance annual pledge and establish a new collective quantitative goal
that reflects today's needs with funding reaching into the trillions. कॉन्फ्रेंस से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों के पास पेश की इतलात का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल से बचाने के लिए इक़दामात जरूरी हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में COP29 के सदर मुख्तार बाबायोफ ने कहा कि दुनिया में बढ़ती हिद्दत के मसाइल से निमटना जरूरत नहीं बल्कि अब एक एमरजेंसी है। कॉन्फ्रेंस से चीन, ताजिकिस्तान, मालदीव, यूनान, फिजी और दूसरे मुल्कों की क़यादत ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान बाकू में मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और UNDP के दरमियान मौसमियाती तब्दीली से निमटने में ताउन, सैलाब से मुतासरा आबादियों के लिए इमदाद, पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल और तरक्की पजीर ममालिक के लिए रियायती फाइनेंस की रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास के मौके पर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेटस के लीडरों के इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मुनसिफाना और यकसा क्लाइमेट एक्शन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया और माहौलियाती तनज़्ज़ुली के तनाज़ुर में पायदार तरक्की की हिमायत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। इजलास की सदारत दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने की। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में COP29 के मौके पर वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करने वालों में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ शामिल थे। मुआविन ख़ुसूसी रुमीना खुर्शीद आलम ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करने वाले वज़रा का इस्तकबाल किया। उन्होंने वफाकी वज़रा को COP29 में पाकिस्तान पवेलियन के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में मुनक्किद COP29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म ने बावर कराया कि मौसमियाती चैलेंजेस का मुकाबला करने में दुनिया को पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर मुल्कों का साथ देना होगा। COP29 में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिरकत की तफसील आगा मसूद खालिद की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मौसमियाती तब्दीली की सूरत में अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस और इसके खतरात का अहाता करने के लिए बाकू में COP29 का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अहम फोरम में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात से दो चार हैं, हालांकि आलमी कार्बन इखराज में इसका हिस्सा न होने के बराबर है। साल 2022 में पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा, जो मुल्क की तारीख के बदतरीन कुदरती सानिहात में से एक था। इस हौलनाक सैलाब की तबाहकारियों से 160 से जायद इजला ज़ेरे आब आए, 3 करोड़ से जायद अफराद बेघर, वसी रकबे पर खड़ी फसलें तबाह, 13,000 किलोमीटर से जायद सड़कें और 400 के करीब पुल तबाह हुए, जिससे मुल्क की मईशत को मजमूई तौर पर $30 अरब से जायद का नुकसान पहुंचा। COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाशिकाफ अंदाज में पेश किया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम आलम की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान की 90% ज़राअत को फराहम होने वाला दरियाए सिंध के पानी का 60 से 80% हिस्सा पाकिस्तान के 7,000 ग्लेशियर्स पर मुनहसिर है। Pakistan stands ready to work with the international community to protect these invaluable natural resources. We call on all those countries to unite in this effort, taking concrete and decisive action to secure the future of glaciers as well as protect the mankind. पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वजीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मौसमियाती फाइनेंस मैकेनिज्म को असर नौ तश्कील देने की जरूरत है जो तरक्की की बुनियाद पर न हो। Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Donor countries should fulfill their commitment. COP29 में पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर दुनिया को बावर करवाया गया कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुल्क में तरजीही इकदामात किए जा रहे हैं।
कार्बन गैसों के इखराज का जरिया न होने के बावजूद आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करना हमारी तवज्जो का महवर है। काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे और नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। COP29 में पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों को आगे बढ़कर दरकार वसाइल को यकीनी बनाना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला स्टुअर्ट पेनेटर ने बुडापेस्ट में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान अगले बरस सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से हंगरी के वज़ीर आज़म को 2025 में सिफारती ताल्लुकात के 60 बरस मुकम्मल होने पर दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान और हंगरी की वजारत दाखिला के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और कानूनी इमिग्रेशन की हौसला अफजाई के लिए हंगरी का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। हंगरी का वफ्द गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर नौजायजे से मुतालिक मुआवनत फराहम करेगा। हंगरियन वफ्द रिपोर्ट तैयार करेगा और इस ज़िम्मन में ताउन को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। हंगरी के वज़ीर खारजा भी रवां बरस दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हंगरी के वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादले ज़रूरी हैं। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हंगरी के वज़ीर दाखिला को अपनी जानिब से भी दौरे पाकिस्तान की दावत दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। केस की समाअत रावलपिंडी अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने की। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर 8 नवंबर को फैसला महफूज किया था। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस ने काम करना शुरू कर दिया है। मुतादिद मुकदमात आज ही निपटा दिए गए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर नजरसानी केस गैर मौसूल होने पर निपटा दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अदालत ने पार्लियामेंट की कानून साजी का इख्तियार तस्लीम कर लिया। इन केसों और मजीद केसेस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने राबता किया अपने नुमाइंदे एजाज हुसैन से। एजाज, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस ने काम करना शुरू कर दिया है। आज पहला दिन था। 14 और 15 नवंबर की तारीख रखी गई थी, 2 दिन ये आइन मुकदमात की समाअत के लिए। जैसे अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच है जिसने आज तकरीबन 18 मुकदमात की समाअत की है। उसमें से 2 मुकदमात में ये है कि एक में जो माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक था, जो कि 1993 से मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा था, उसमें अदालत ने तमाम सूबों से और विफाक से रिपोर्ट तलब की है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए गए हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी मुकदमात थे वो उनको खारिज किया गया। इसमें से कुछ मुकदमात तो गैर मौसर हो चुके थे और कुछ में अदालत का ये कहना था कि फ्रिवलेस लिटिगेशन है, यानी कि बेबुनियाद जो है वो इस हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। इसमें एक दरख्वास्त ये भी थी कि PDM के दौर में जितनी कानून साजी की गई उसको कलअदम करार दिया जाए। इस पर भी अदालत ने जो मुतल्लिका दरख्वास्त गुजार था उसको 20,000 रुपये का जुर्माना किया। इसी तरह एक और दरख्वास्त थी, वो काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बराह रास्त लगाने के खिलाफ दरख्वास्त थी और ये कहा गया था कि उनको बराह रास्त नहीं लगाया जा सकता था। वो दरख्वास्त भी अदालत ने जो है वो खारिज की। इसी तरह जो 2024 में आम इंतखाबात होने थे और उसमें ताखीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, अदालत ने वो भी कह दिया कि मामला गैर मौसर हो चुका है। इसी तरह फिर ये है कि गैर मुल्की जो सरकारी अफसर हैं उनकी गैर मुल्कियों से शहरियत के हामिल अफराद से शादी को जो है वो गैर कानूनी करार देना और उस पर मना करने के हवाले से दरख्वास्त थी, वो भी अदालत ने कर दी। और अदालत ने ये कहा है कि जितने भी मामलात हैं इसमें ये पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ हैं और जो कानून साजी करना है ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। अदालत पार्लियामेंट को वो कानून साजी करने का नहीं कह सकती। तो अब यह है कि कल फिर दोबारा समाअत होगी। ये 6 रुकनी बेंच है जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी मुकदमात की समाअत कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।
नाज़रीन, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से बेतहाशा गैर कानूनी URLs और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट को तस्दीक के बाद ब्लॉक किया जा रहा है। जबकि इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करें कि गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश मुल्क की सालमियत के लिए वक्त की अहम जरूरत है। इन वेबसाइट्स की फॉरेंसिक छानबीन के बाद होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल करके अनासिर अपनी शनाख्त छुपाकर प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुतादिद अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई है, जिनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। गुमराहकुन मवाद का फैलाव इन गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए आसानी से मुमकिन है। दहशतगर्द अपनी शनाख्त छुपाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। गैर मुसद्दका VPN के इस्तेमाल से दहशतगर्द भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिसका फौरी तदारुक जरूरी है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI ने जवाब जमा करवाने के लिए एक बार फिर वक्त मांग दिया है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में 2 रुकनी बेंच ने की। बैरिस्टर गौहर और दरखास्त गुजार अकबर S बाबर कमीशन के सामने पेश हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि केस का जवाब देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मोहलत देते हुए केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के बानी रहनुमा अकबर S बाबर ने इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज और धरने वालों ने हमारे बुनियादी हुकूक दाव पर लगा दिए हैं। PTI इंतशारियों के हाथ में हाईजैक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में बहुत बड़े पैमाने पर बेकायदगी हुई। अगर फॉरेन फंडिंग केस पर अमल दरामद हो जाए तो PTI की टॉप लीडरशिप जेलों में होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आला सतह इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए करप्ट अफसरान और एहलकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त एक्शन करने का हुक्म दिया। उन्होंने चेयरमैन NHA को कार्रवाई के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन देते हुए बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान को फारिग करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कोई सिफारिश ना मानी जाए, तमाम सीटों पर अहल और काबिल अफसरान तैनात होने चाहिए। इजलास में 4 सूबों में NHA के ज़ेर तकमील मनसूबों पर गौर करते हुए काम की रफ्तार बढ़ाने समेत अहम फैसले भी किए गए। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि लाहौर, सियालकोट और खारियां से इस्लामाबाद मोटरवे को 4 की बजाय 6 लेन करने का होना चाहिए। NHA मोटरवेज पर बैरियर्स खत्म करने और इलेक्ट्रॉनिक टूल प्लाजों की तजवीज़ के मंसूबे पर काम करे। इजलास में बेला से आवरान और यूब से लोरालाई की शाहराहों समेत काला शाह काकू से मुल्तान रोड, नए बाईपास और सगियां से रावी पुल तक सड़कों की तामीर पर गौर किया गया। NHA के मारगला हाईवे की तौसी और उसे M1 से मुंसलिक करने का मंसूबा भी इजलास में शामिल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सूबे भी NHA के साथ नई सड़कों और हाईवेज की तामीर में शामिल हो सकते हैं। तमाम शाहराहों और मोटरवेज को कैमरों और CCTV से मुंसलिक किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में खलल न डाला जाता तो आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 20 तरक्की याफ्ता मईशतों में होता। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि गलत फैसलों से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। मरीम नवाज पंजाब में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। की जो कारकर्दगी है उसके बारे में जिक्र किया। मैं शहबाज साहब के बाद मैं पंजाब की और मरीम की बात करना चाहता था। जो आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए, उसकी ताज़ा मिसाल है कि अभी बाकी काम माशाल्लाह अपनी जगह पे अल्लाह के फजल करम से बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन 50-60 अरब रुपया सिर्फ 2 महीने में मरीम ने खर्च किया है लोगों की बिजली सस्ती करने के लिए, गरीबों को रिलीफ देने के लिए, गरीबों की मुसीबतों को कम करने के लिए 50-60 अरब रुपया खर्च करना जो है वो एक अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 840 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो बुलंद तरीन सतह है वो 94,284 तक पहुंच गई है। बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो इंडेक्स है वो फ्लक्चुएट भी कर रही है, लेकिन मज़ीद इस बारे में तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर अब्बास, वो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारी जो 100 इंडेक्स है वो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है, ग्राफ जो है वो जारी ऊपर की तरफ हाइक कर रहा है? जी बिल्कुल, कोई एक इंडिकेटर नहीं है ऐसा। अगर हम देखें तो तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं,
چاہے وہ ہمارے فورن ریزروز ہوں وہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ریمیٹنسز ماہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور سالانہ بنیادوں پہ بھی بڑھ رہی ہیں، ہماری امپورٹس ہیں اس میں کنٹرول ہوا ہے، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس میں انکریز دیکھا گیا ہے۔ ایون جو یہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی تھی پاکستان کے سرپرائز وزٹ پہ، انہوں نے بھی پاکستان کی جو پروگریس ہے اس پہ اپنا اطمینان کا اظہار کیا ہے، یہ کافی خوش آئند ہے، خاص کر کے جب ہمارے پاس تھوڑا سا کلیکشن کے حوالے سے ریونیو کلیکشن میں تھوڑا سا گیپ تھا، لیکن اس کے باوجود جو پروگریس حکومت نے شو کی ہے، جو پالیسیز ہیں، اور اگر آپ دیکھیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی چل رہی ہے کہ اس وقت جو پہلے لینینسیز رکھی جاتی تھی اب اکنامیکل گراؤنڈ پہ کوئی لینینسیز نہیں ہے، جیسے فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے بھی ایک کلیئر واضح پالیسی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ٹیکس ریٹرن جمع ہوئے ہیں اس دفعہ وہ بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں، پچھلی دفعہ سے 100% زیادہ انکریز اس میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تمام چیزیں دیکھیں جو پالیسیز خاص کر کے اس کا جو تسلسل جاری ہے اس پہ سرمایہ کار کافی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ضمیر عباس ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی سمیت سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے، سندھ بھر سے 4 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ کراچی میں 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین اور 3 کاؤنسلرز کے درمیان مقابلہ ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کراچی سے ذیشان احمد خان سے۔ ذیشان بتائے گا آپ اس وقت کہاں ہیں اور کیا صورتحال ہے ضمنی بلدیاتی انتخابات کی؟ جی بالکل، آج سندھ بھر میں اور خصوصاً کراچی کے اندر ضمنی بلدیاتی الیکشن کا جو ہے وہ میلہ سج گیا ہے، اور صبح سے ہی جو دیکھا جا رہا ہے کہ جی بڑی گہما گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ بلدیاتی الیکشن ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ پرعزم ہیں اور اپنا ووٹ کا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پورے سندھ میں آج جو ہے وہ 4 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور یونین کونسلز کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور یونین کونسلز کے درمیان جو ہے مقابلہ ہے، جہاں کہ اس میں اپنی مرضی کے لوگ جو کینڈیڈیٹس چنیں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں UC 8 کے اندر موجود ہوں، یہاں پہ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے پولنگ کا عمل جو جاری ہے، اور پولنگ اسٹیشن کے لیے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آ رہے ہیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے مربوط انتظامات کیے گئے ہیں، اس وقت صبح سے لے کر اب تک جو ہے وہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کی نفری جو ہے وہ بار بار گشت بھی کر رہی ہے، اس وقت بھی جو ہے نا ووٹنگ کا عمل جاری ہے، اور یہ صبح جو ہے 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک بلا تعطل یہ عمل جاری رہے گا، جس کے بعد جو ہے ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا۔ بہت شکریہ ذیشان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، حیدرآباد میں میونسپل کارپوریشن کی 4 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے 15 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کی یونین کونسل 140 میں چیئرمین اور نائب چیئرمین کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ UC 125 میں چیئرمین کی نشست، UC 51 میں وائس چیئرمین اور UC 46 میں جنرل ممبر وارڈ 1 کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا اور یہ شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ مذکورہ نشستیں امیدواران کے استعفے دینے اور انتقال کر جانے کے سبب خالی ہوئی تھیں۔ پاکستان کی دفاعی صنعت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کے لیے وزارت دفاع اور دفاعی مصنوعات کی برآمدات کو فروغ دینے کی تنظیم ڈیپو کو ہر 2 سال بعد کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ سیمینار ایشین ڈیفنس مارکیٹ میں نمائش، فروخت، مشترکہ منصوبوں، آؤٹ سورسنگ اور تکنیکی تعاون کے لیے عالمی دفاعی صنعت کا بہترین فورم ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 19 تا 22 نومبر تک 12ویں دفاعی نمائش آئیڈیاز منعقد ہوگی، جس میں جدید اور روایتی دفاعی ساز و سامان، ہتھیاروں کے نظام اور گاڑیوں کی وسیع رینج کی نمائش کی جائے گی۔ مقامی اور بین الاقوامی مندوبین، سیکیورٹی تجزیہ کار، نمائش کنندگان اور اعلیٰ سطحی پالیسی اور منصوبہ ساز نمائش میں شرکت کریں گے۔ نمائش سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان جہاں امن اور خوشحالی کا خواہاں ہے، وہاں وہ اپنی دفاعی صلاحیت میں بین الاقوامی سطح پر کسی سے پیچھے نہیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفاس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر دے رہے ہیں آپ کو غزہ کے حوالے سے، جہاں پر اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری ہے۔ غزہ شہر جبالیہ اور نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حملوں میں شہادتوں کا بھی خدشہ ہے۔ مغربی کنارے میں قابض فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔
नाबलूस में छापे की कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में काम करने वाले एक इमदादी ग्रुप के मुताबिक गुज़िश्ता माह गजा में इसराइली हमलों में इसके 20 इमदादी कारकुन हलाक हुए। उधर लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसराइली फ़ज़ाइया के हमले जारी हैं। शाम लेबनान सरहद पर भी जंगी तैयारों ने शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए। हिज़्बुल्लाह ने तेल अवीव में सिहूनी फ़ौज के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला करके भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया है, जबकि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। गजा में इमदादी काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी ने कहा है कि गजा में इसराइली जंग से इंसानी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। उनरवा सरबराह फिलिप लाज़ारिनी ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान गजा की सूरत हाल की संगीनी को वाज़े करते हुए इंतबाह जारी किया है कि उनरवा पर पाबंदी के दूररस नताइज सामने आएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में इमदादी कार्रवाइयों पर पाबंदी से बैनुल अक़वामी क़वानीन को भी धचका लगेगा, जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे काम करते हैं। उनरवा पर लगने वाली पाबंदी से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को मज़ीद ख़तरात लाहक होंगे। नीज़ खत्ते की सालमियत और इस्तेहकाम को भी खतरात हैं। फिलिप लाज़ारिनी ने कहा कि इसराइली जंग के नतीजे में 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कत्ल हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल होने वालों में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। नाज़रीन, आपको बताएंगे पाकिस्तान की दिफाई सनत को बैनुल अक़वामी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए वज़ारत दिफ़ा और दिफाई मसनूआत की बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए तंजीम को हर 2 साल पर कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार का इन्नकाद करता है। इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया। उसके बाद हमने गजा के हवाले से बात की। अभी मणिपुर की बात करेंगे, जहाँ पर भारतीय फोर्सेज के जाली मुकाबलों के बायस कशीदगी अरूज पर है। इलाका जोरीबाम से 3 बच्चों और 3 ख़वातीन लापता हो गई, जबकि 2 बूढ़े अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मलबे से बरामद हुई हैं। मणिपुर के ज़िला जोरीबाम में पुलिस के हाथों 10 कोकी ईसाइयों की हलाकत बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुलिस ने इल्जाम आयद किया है कि ये अफराद शरअंदाजी में मुलव्वस थे। कोकी कबाइल ने पुलिस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि 11 नवंबर को जाली मुकाबलों में मारे जाने वाले अस्करियत पसंद नहीं बल्कि हमारे गांव के रजाकार थे। वाक़े के खिलाफ कोकी अक्सरियती अज़लाम में हड़ताल की कॉल दे दी गई है। कोकी कबाइल ने वाज़ेह किया है कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक भारतीय पुलिस सरेआम मुआफ़ी नहीं मांग लेती। दीगर खबरों में हम आपको यहाँ आगाह कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुतल्लिका इदारों के एहलकारों के लिए 2 रोज़ा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें कुदरती आफात के दौरान फौरी और मौसर हिकमत अमली से मुतल्लिक तरबियत दी गई। मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। वर्कशॉप के इब्तदाई सेशन में बताया गया कि कुदरती आफात के दौरान कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए फौरी और मुअस्सर रिस्पांस की जरूरत होती है और इस मकसद के लिए पेश की तैयारी नागुज़ीर है। शुरका को अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही फ्राहम की गई और इन्हें जदीद आलात और टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से मुतालिक बताया गया कि किस तरह जदीद रेस्क्यू आलात और डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल के जरिए ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। बेसिक्स हमने बताया कि नॉर्मल सर्च एंड रेस्क्यू टीम और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू में ये यूसार जिसको कह रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है। डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हमने लिए, जिसमें पैरामेडिक्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, रेस्क्यू 1122 के लोग हैं, जिन पर मुश्तमिल ये टीम हम तैयार कर रहे हैं और इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर इक्विप करेंगे। इक्विप करने के बाद फिर हम इसकी सर्टिफिकेशन करवाएंगे ताकि 2005 के अर्थक्वेक में जिस तरह हमें जिन हालात का सामना था अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू में, उस तरह के हालात से हम 2-4 ना हो। वर्कशॉप में रेस्क्यू 1122, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, महकमा सेहत-ए-आमा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल डिजाइन ऑफिस, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के रजाकारों ने शिरकत की। तरबीती वर्कशॉप 2 रोज तक जारी रहेगी, जिसमें शुरका को कुदरती आफात के दौरान फौरी और मौसर रिस्पांस की मजीद अमली मशक़ें करवाई जाएंगी। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालदा बेगम साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का NA 127 के ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खुरम शहजाद SHO की रिहाइशगाह मुर्गजार कॉलोनी में उनकी अयादत की। डाकुओं के साथ बहादुरी और जज्बा हुब्बुल वतनी से मुकाबला करने और हल्के में जराइम की रोकथाम पर शाबाश दी और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नमेंट कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम और शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर कॉलेज के तलबा तालिबात ने शायर मशरिक़ की शायरी, फ़लसफ़े और पैगाम के हवाले से तकारीर की और अपनी सुरीली आवाज़ में कलाम इकबाल सुनाकर हाज़रीन के दिल मोह लिए। तकरीब के आखिर में प्रिंसिपल प्रोफेसर इनायतुल्लाह कारी ने इकबाल के खुदी के तसव्वुर पर रोशनी डाली। उन्होंने तलबा तालिबात पर जोर दिया कि वो इकबाल के पैगाम को समझें और इकबाल के शाहीन की
صفات अपने अंदाज में पैदा करें। नाज़रीन, स्पार्को का तैयार करदा पाकिस्तान का रोवर चांद पर चीनी मिशन के साथ तहकीक में हिस्सा लेगा। स्पेस एंड एप्रोमेटिव रिसर्च कमीशन स्पार्को ने चीन के चॉन्ग E8 मिशन के साथ एक इनकलाबी मिशन में शराकत दारी का ऐलान किया है, जिसकी लॉन्चिंग 2028 में मुतवक्के है। ये ताउन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है, क्योंकि स्पार्को का मकामी तौर पर तैयार करदा रोवर मिशन में चांद की सतह को दरियाफ्त करने के लिए शामिल होगा। स्पार्को का कहना है कि रोवर, जिसका वजन तकरीबन 35 किलोग्राम है, चीन के चॉन्ग E8 मिशन का हिस्सा होगा, जो बैनुल-अक़वामी कमरी तहकीकाती स्टेशन ILRS मंसूबे का एक हिस्सा है। ये रोवर चांद के कुतुब जनूबी पर उतरेगा, जो कि अपनी दुश्वार गुजार ज़मीन और मुमकिन साइंसी दरियाफ्तों के लिए जाना चाहता है। इस मिशन का मकसद चांद की सतह का मुताला, साइंस तहकीक करना और मुस्तकबिल के कमरी और सैयारों की खोज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का तजुर्बा करना है। स्पार्को का कहना है कि चीन के साथ ये ताउन दोनों ममालिक के मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात और खलाई तहकीक के मुश्तरका विजन को उजागर करता है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से इस्लामाबाद के सेक्टर G13 और G14 के कमर्शियल प्लाटों की नीलामी हुई। लोगों ने नीलामी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 18 प्लॉट नीलाम किए गए, जिसके नतीजे में हाउसिंग अथॉरिटी को 5.5 अरब का रेवेन्यू हासिल हुआ। मजीद कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी आज होगी। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। Welcome to PTV Global app. Explore dramas and discover documentaries. Engage with current affairs and Pakistani culture. Available worldwide. नाज़रीन, फैसलाबाद में स्मोक के बायस कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है। ज़िली हुकूमत की जानिब से स्मोक बढ़ाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और घरों से बिला ज़रूरत न निकलने की हिदायत दी जा रही हैं। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फैसलाबाद में भी स्मोक का सिलसिला जारी है। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और नजर की हद कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। जिले हुकूमत की तरफ से स्मोक के हवाले से मुख्तलिफ हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं, वो हमने एक बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ वो इम्पाउंड की हैं डेली के हिसाब से, और विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट हम नहीं चलने दे रहे हैं उनको। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मोक इमिटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर हैवी फाइन्स हो रहे हैं। करोड़ों, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा के चालान उसमें हुए हैं। इंडस्ट्रीज़ को सील किया गया। फिर भट्टे जो हैं जो ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट नहीं हुए थे 8, वो हमने गिरा दिए हैं। स्मोक के मुज़िर असरात से महफूज रखने के लिए ज़िले हुकूमत की तरफ से शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। उधर सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। शहरी मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ मुदस्सिर खान से। मुदस्सिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बागों के शहर लाहौर की फ़िज़ा आज भी आलूदा है और स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक मशरक़ी हवाओं में नमी का तनासुब बढ़ने, दर्जा हरारत में कमी और हवा की रफ्तार में कमी के बायस जो है वो स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ है।
محکمہ صحت کے مطابق اسموک کے باعث ہسپتالوں میں مریضوں کا رش بڑھ رہا ہے. اسموک کے باعث جو مریض ہسپتالوں میں آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ناک، گلے، آنکھوں کے انفیکشن اور مختلف اقسام کی الرجی کا شکار ہیں. اس لیے شہری زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں اور کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں. اگر باہر نکلنا بہت ضروری ہو تو اس صورت میں SOPs پر عمل درآمد کریں. اینک اور ماسک کا استعمال لازمی کریں. اسموک کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز اور ہائی ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اسموک کی یہ لہر آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے. حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ اسموک کے تدارک کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں اور اسموک کا سبب بننے والے محرکات کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. جی